आज के समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है एजेंसी रिक्रूटमेंट। एजेंट्स बनते नहीं हैं, एजेंट्स काम नहीं करते। अब एजेंट्स बनेंगे भी और काम भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतिभा है और जो इस चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं 2019 बैच की एक्स डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी पिछली वीडियो का ही पार्ट सेकंड होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने एजेंसी रिक्रूटमेंट की डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड प्रोफाइल डिस्कस की थी। उस वीडियो में हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि मैं एजेंट्स किस तरीके से रिक्रूट करती थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, आपको 1 to 1 एक शॉप पर जाकर एजेंसी के लिए बात नहीं करनी है। इसका रीज़न क्या है? पहली बात तो यह है कि इससे आपकी अपनी रेपुटेशन डाउन होती है और आपको इतनी कोई तवज्जो भी नहीं देता है। एंड मैंने ये पर्सनली आजमाया हुआ है टू सम एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर मैंने कुछ शॉप्स पे जाके इस तरीके से बात की एंड मैंने ये देखा है कि सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। तो इस तरीके से प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। आप इसकी बजाय क्या कर सकते हैं, आप एक लड़का या लड़की को पैम्फलेट दे दीजिए एंड वो पैम्फलेट जो मोस्ट क्राउडेड एरिया है, जैसे बस स्टैंड हो गए या फिर जो एक पूरा हब होता है मार्केट वाला एरिया, वहाँ पे आप उस पैम्फलेट्स को बंटवा सकते हैं। वहाँ से आपके पास लीड आ जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि सेमिनार में मैंने पिछली वीडियो में अपनी में कहा था कि आप लोग सेमिनार्स करिए और वहाँ पे मास रिक्रूटमेंट कीजिए। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इस तरीके से तो हमें अपनी सैलरी ही लगानी पड़ेगी, खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो दोस्तों, सेमिनार आपको किसी और जगह पे नहीं करने हैं। आपके अपने ऑफिस में ट्रेनिंग रूम होता है एजेंट्स के लिए, आप आईटीसी रूम में ही वो सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा लीजिए। इससे आपका काफ़ी हद तक का खर्चा बच जाएगा एंड जो 1,500 रुपये का जो खाने पीने का खर्चा होगा, सिर्फ वही आपको लगाना पड़ेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर 1,000-1,500 रुपये में आपके 4 से 5 एजेंट भी बन रहे हैं तो ये डील बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी डील है ये। इसके अलावा तीसरा जो है, थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने जो लोकल एरिया के सरपंच हो गए, पार्षद हो गए, जो वार्ड मेंबर वगैरह हैं, उनसे भी मिल सकते हैं। क्योंकि ये इस तरह के जो या एमएलए के जो बिल्कुल ख़ास लोग होते हैं उनसे मिल सकते हैं, जिन्हें कहते हैं ना कि ये मेरा राइट हैंड है। तो आप उन लोगों से मिलके एक मीटिंग डिस्कस करके और आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बिज़नेस बहुत अच्छा लाएंगे। मंदिर के पुजारी वगैरह, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए और एक बार इनको कोशिश ज़रूर करके देखिए, इनको अप्रोच कीजिए और आई एम श्योर आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि आप लोगों से पर्सनली डील कर सकते हैं कि मुझे एजेंट चाहिए, आप उनको डायरेक्टली बोल सकते हैं। एंड कई लोग इस तरीके से भी होते हैं जो आपको एक अमाउंट लेके और आपको एजेंट बनवा के देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आप पे है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट प्लीज़ ऐसे लोगों से मैं बार बार कह रही हूँ कि आप जो लोग डेटा बेचते हैं, कि डेटा को सेल करते हैं कि हम इस तरीके के, आप हमें 500 रुपीज़ दे दीजिए या 1000 रुपीज़ में आपको 20 लोगों का डेटा मिलेगा, तो वो प्लीज़ बहुत केयरफुली और होके आप अपना चेक कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो हमें इस तरीके से डील नहीं करते कि एजेंट एग्ज़ाम पास कर जाएगा उसके बाद आप हमें पेमेंट कर दीजिए। वो सिर्फ आपको नाम और नंबर देने के ही 1000 रुपये ले रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो नाम और नंबर अगर मान लीजिए बंद हुआ या उस इंसान ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो एक तो ट्रस्टेड सोर्स से ही अगर डेटा ख़रीदना भी है तो ट्रस्टेड सोर्स से ख़रीदिए, पहली बात। एंड दूसरी बात, आप उनसे इस तरीके की बात कर लीजिए कि मैम या सर, मैं आपको मनी ट्रांसफ़र कर दूँगा, बट पहले वो एग्ज़ाम पास कर ले बंदा, उसके बाद ही मैं आपको मनी ट्रांसफ़र करूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम और नंबर के ही आप मुझसे एक पर्सन के लिए 100 रुपये ले रहे हैं। इस तरीके के आप डीलिंग उनसे कर सकते हैं। थोड़ा स्मार्टली वर्क कीजिए। एंड जहाँ तक मेरी बात है कि मैं एजेंट कैसे बनाती थी दोस्तों, मैं तो ब्रांच से ही एजेंट उठा लेती थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी लिमिटेशंस थी। मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो मैं अपनी ब्रांच से ही एजेंट्स उठाती थी। उसके लिए क्या है
कि आपके जो अपने ब्रांच के जो ये गार्ड साहब होते हैं, ये हो गए या चाय वाले अंकल हो गए, आप उनको भी पर्सनली बोल सकते हैं, क्योंकि लोग आपका हार व्यवहार और भाई बंदी में आपके लिए एजेंट्स बना के दे देंगे। मेरे लिए तो ये चीज़ काम की थी। एंड दूसरा ये है कि आपके ऑफिस, मेरा जो था मेन ऑफिस था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते थे, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आते थे। तो जो पॉलिसी होल्डर्स आते थे, अगर उनकी किसी पॉलिसी में या उनको किसी भी तरह से कोई भी समस्या आ रही होती थी, तो मैं उनसे उनकी समस्या को रिजॉल्व कर देती थी। इस तरीके से वहाँ से भी पॉलिसी भी मिल जाती थी कई बार, एंड कई बार एजेंसी भी मिल जाती थी। तो जो क्लाइंट्स आते हैं, आप उनको भी अपना विजिटिंग कार्ड वगैरह दे सकते हैं। मेरे कम से कम 2 से 3 एजेंट्स ऐसे ही बने थे ऑफिस में से। मोस्टली मेरे एजेंट ऑफिस में से ही बने थे वैसे तो, बट मैं अभी 3 से 4 एजेंट तो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ जो मैंने प्रॉपर ऑफिस से ही बनाए थे। तो आप भी ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको बाहर कैनोपी लगाने में थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट या झिझक होती है, तो डू वन थिंग कि आप अपना जो ऑफिस का कैंपस है, प्रेमिसेस है, वहाँ पे अपनी कैनोपी लगा के बैठ सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, एंड ये इसके लिए आप ना 15 तारीख एंड 28, हर महीने की 15 तारीख और 28 तारीख को आप ये कैनोपी लगाइए, क्योंकि इस दिन सबसे ज़्यादा रश होता है ऑफिसेज में। या मंडे को लगाइए, तो आपको ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे एंड आपसे कुछ ना कुछ वो आके पूछेंगे ही। कई बार क्लाइंट खुद से आके पूछ लेते हैं कि ये फॉर्म में दिक्कत आ रही है, इस तरीके से। तो आप उनसे उनका डेटा ले सकते हो और उनसे बातचीत करके शायद 1-2 एजेंट्स या पॉलिसी आपकी वहाँ से बन सकती है। ये काम करता है, बट इसके फॉलोअप में बिल्कुल भी देरी ना कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपने फॉलोअप में देरी की, वो पॉलिसी, वो एजेंसी कोई और ले जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि एक चीज़ ये है कि आप जो जिम हो गए, प्रॉपर्टी डीलर वाले हो गए, ये जो ब्रोकर का काम करते हैं, आप इन लोगों से मीटिंग करिए और इन लोगों को अपनी वर्क प्रोफाइल के बारे में बताइए। एंड ये लोग कमीशन बेस पे काम करते हैं, तो इनके साथ एक बिजनेस ही आप इस जॉब को समझ लीजिए, और एक कमीशन बेस पे ये काम करते हैं, तो इनको एक पर्टिकुलर कमीशन देके अपने लिए काम करवाइए। ये मतलब मुझे, अगर आप कम मेहनत करके ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं, तो ये तरीका मतलब अच्छा हो सकता है, एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, देखिए आप अपने ऑफिस और अपने गार्ड वगैरह अंकल की तो मदद लेंगे ही लेंगे, बट मेरा ये भी कहना है कि जैसे और बैंक होते हैं या एटीएम पे जो गार्ड्स वगैरह बैठे रहते हैं, आप इनसे भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड ये आपके लिए, जैसे मैंने कमीशन बेस पे कहा था कि आप इन्हें 100, 200, 400, 500 रुपये दीजिए एंड ये आपके लिए एजेंट्स बना के देंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल वेज मैं आपको बता रही हूँ, एंड इसमें कुछ भी अनएथिकल या इलीगल नहीं है कि इस तरीके से LIC आपको मना करती है। आप अपना पैसा लगा रहे हैं एंड एजेंट्स बना रहे हैं, डेटा भी परचेज कर रहे हैं, तो LIC में इस चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं है, ना आप किसी को ब्राइब कर रहे हैं, सिर्फ आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के डिफरेंट वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड पिछले वीडियो में मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि रिलेटिव्स एंड दोस्तों को एजेंसी मत दीजिए। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगी कि देखिए, रिलेटिव्स एंड दोस्तों को डायरेक्टली जाके देखिए ऐसे मत बोलिए कि मेरा टारगेट है, तुम एजेंसी ले लो, या मैं कंफर्म नहीं होऊंगा, इस तरीके से बात नहीं करनी। बट हाँ, आप उनके पास जाइए, उनको बताइए कि आपकी जॉब लगी है, ये वर्क प्रोफाइल है, एंड उनको बोलिए कि मैं ना ऐसे ऐसे एक पर्सन सर्च कर रहा हूँ जो इतनी मेहनत कर सके, एंड उनको ना एजेंसी के बेनिफिट समझा दीजिए। अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को एजेंसी के बेनिफिट समझा दीजिए। जब वो पैसा इतना ज़्यादा, इसमें जैसे 35% कमीशन मिलता है फर्स्ट ईयर, तो जब वो इतना ज़्यादा पैसा वो देखेंगे, तो हो सकता है या तो वो खुद ही आगे से आके बोल दे कि भाई मैं काम कर लूँगा या कर लूँगी, एंड या फिर ये हो सकता है कि वो आपको एक पर्सन आपको रेफ़र करके दे दे। दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही केसेस में आपके लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर वो आगे से आपको खुद से कहते हैं कि वो एजेंसी लेने में इंटरेस्टेड है, तो इससे होगा क्या
इससे कभी भी ना आपके ऊपर ये बात नहीं आएगी कि आप वो इंटरेस्टेड नहीं थे और आपने उन्हें ज़बरदस्ती एजेंसी दे दी। तो इस बात का भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो एक बारी ये चीज़ भी आप थोड़ा-सा इसमें करके देखिएगा। एंड स्कूल टीचर्स की बात शायद मैं पिछली वीडियो में करना भूल गई थी। प्राइवेट या गवर्नमेंट, दोनों स्कूल टीचर्स बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल्स भी बहुत अच्छा काम करती हैं एंड मेल भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जनरली ये देखा गया है कि जो लोग थोड़े से रिस्पॉन्सिबल या मैच्योर होते हैं, जैसे कोई भी मेल वो ज़्यादा अच्छा काम करके देगा जिसके पास अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, जो जिसके पास बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। ऐसे ही हाउसवाइफ भी बहुत अच्छा काम करती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है ना वो इंडिपेंडेंट होने की जो पैशन है, जो लगन है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, बजाय कि 20-25 साल के लड़के बहुत ही कम काम करके देते हैं। जनरली ये मैंने देखा है। अगर किसी में पैशन हो, लगन हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ जो मैच्योर इंसान होगा ना वो ज़्यादा अच्छा आपको काम करके देगा। तो आप इस तरीके के लोगों पे थोड़ा-सा नज़र रखिए कि मुझे किस तरीके के लोग हायर करने हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस जब आप फील्ड में जाएँ तो थोड़े बहुत डिफरेंट हो मुझसे। तो या एंड इसके अलावा देखिए, लाइब्रेरीज़ हो गई, तो लाइब्रेरी में जाके भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। आप जो कंपनी है, कंपनी के एचआर जो हेड है, वहाँ उनसे भी एक पर्सनल मीटिंग करके और उनसे भी टाई अप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपको हर जगह धक्के खाने की बजाय आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है कि कौन-कौन लोग आपके लिए काम कर सकते हैं एंड कहाँ-कहाँ से आप बेहतर तरीके से एजेंट्स बना सकते हैं। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मैंने तो कभी भी अपने ऑफिस के प्रेमिसेस के अलावा कहीं पे भी कैनोपी नहीं लगाई पूरे 2 साल में। एंड अगर आपको लगता है या आप अपने ब्रांच मैनेजर से परमिशन लेके जिस भी तरीके से, मुझे नहीं पता कि बस स्टैंड पे कैनोपी लगाने के लिए रोडवेज़ वालों से परमिशन लेनी पड़ती है, ये क्या होता है, एक बार वो प्रोसीजर पता कर लीजिए। एंड हो सके तो वहाँ पे भी कैनोपी लगा लीजिए। अगर आप खुद नहीं लगा सकते तो अपने ब्रांच मैनेजर से पूछ लीजिए, क्या आप अपनी जगह किसी और को वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे बैठा दीजिए। एंड उनसे ये कहिए कि आप सिर्फ नाम और नंबर नोट कीजिए लोगों के, एंड जो भी उनको पॉलिसी में दिक्कत है वो बता जाए। तो इससे फिर बाद में आप कॉल करेंगे ना तो आपका एक मतलब रेफरेंस रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि ब्लैंक कॉल है कि वो आपको जानते नहीं, उन्हें पता होगा कि कल ऐसे ऐसे बस स्टैंड पे वो नंबर दे के आए थे। तो इस तरीके से जब आप कॉल करेंगे ना तो आपका जो सक्सेस रेशियो है और आपके जो बात करने की जो तरीका है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। एंड सामने वाला भी आपकी बात को सुनेगा, वो फ़ोन को काट नहीं देगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। आई डोंट थिंक कि कोई पॉइंट अब छूट गया है, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ और कि अगर मान लीजिए मैंने फॉलो अप के लिए ज़रूर कहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है किसी को बार बार 2-3 बार से ज़्यादा आप कॉल करें। अगर आपको ये लगता है कि 2-3 बार के बाद भी अगर वो बंदा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो प्लीज़ उनको कॉल ना करें, क्योंकि इसके बाद कोई भी इरिटेट भी हो जाता है एंड इससे आपकी अपनी वैल्यू भी कम होती है। तो अपनी एक वैल्यू, अपनी एक डिग्निटी को हमेशा मेंटेन करके रखें। एंड इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी एंड अपनी जो नज़र है उसको थोड़ा पैना रखिए, क्योंकि मुझे तो मेरा तो ऐसा हो गया था कि मैं तो हर कहीं जहाँ भी जाती थी, कुछ भी देखती थी, तो मुझे हमेशा ये दिमाग में चलता रहता था, क्या यहाँ से एजेंसी निकाली जा सकती है, क्या यहाँ पे पॉलिसी सेल की जा सकती है। तो आप बस नज़र रखिए अपने आसपास एंड आपको बहुत बहुत सारे एजेंसीज दिखाई देंगी, बहुत सारे एजेंसी रिक्रूटमेंट के आइडियाज़ आपको आने लगेंगे। एंड आप इस तरीके से जब काम करेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। तो या दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एंड में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो एम है, मैं चाहती हूँ कि 2 अगस्त तक, मुझे 2 अगस्त को यूट्यूब पर पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाह रही थी कि तब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएं एंड आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़
आप लोग सपोर्ट करें एंड या मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।